गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमेशा से टफ लगता है, काफ़ी कठिन महसूस करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन दरअसल होता क्या है कि जब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं, जब आप एक आपके पास मोटी सी बुक होती है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने होता है तो हर तरह के प्रश्नों को करने की टेंडेंसी छात्रों की रहती है और ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा से वो चीज़ें टफ लगती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्षेत्रफल को कुछ अलग, मतलब इसका वर्गीकरण किया हुआ है, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ाना है। एक दिन में हम आज पूरे आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे। अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम स्क्वायर की और रेक्टेंगल की बात करेंगे, उसके बाद फिर सर्कल की बात करेंगे या हाफ सर्कल की भी बात करेंगे। इस तरह से एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हमारी जो क्लास रहेगी उस क्लास में आपका जो लेवल रहेगा, देखिए लेखपाल में अगर कोई एग्जाम, लेखपाल का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें जो आने वाला प्रश्न होगा हमारी इस क्लास से 100% कवर हो जाएगा। एसएससी 10th या 12th लेवल का कोई प्रश्न, जैसे आपका एसएससी के थ्रू जो दिल्ली पुलिस है, वहाँ तक की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उसमें जो प्रश्न आएगा वो यहाँ से इस क्लास के लेवल का आ जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इस लेवल का आ जाएगा, एनटीपीसी में भी आ जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसे कई बार थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरह के लेवल को हमने यहाँ पर नहीं रखा है। कोशिश ये की है कि ज़्यादातर, मतलब जो सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्न होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। इस पूरी क्लास में हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है, उसके फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें समझने के बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को भी निपटाएंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो ट्रायंगल से ही रिलेटिव होगा, लेकिन उससे पहले हम इनके थोड़े से फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो अगर क्षेत्रफल आप में से किसी को भी टफ लगता है तो क्षेत्रफल की आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पर बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या आपकी आगे के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि क्षेत्रफल टफ हुआ करता है, लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग से। जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है उसको स्टार्टिंग से लेकर के चलना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए, सबसे पहले आज हम जो त्रिभुज की बात करने वाले हैं, त्रिभुज में एक हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। एक हम यहां पर पढ़ेंगे समबाहु, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक हम यहां पर पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे विषमबाहु। क्या पढ़ेंगे? विषमबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, इन चारों त्रिभुजों की पहले बात कर लेते हैं। इनके फिगर कैसे बनेंगे, क्या इनका फॉर्मूला होगा एरिया निकालने के लिए। देखिए, समकोण त्रिभुज तो सभी लोगों को पता है। इसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा फिगर बना लेते हैं समबाहु। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, जिसकी भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज हुआ। इसमें सभी भुजाओं को हम यहाँ पर ए मान लेंगे या एक्स या कुछ भी मान सकते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज दो तरीके से बन जाएगा। एक तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं जिसमें हम इंडिकेट करेंगे कि ये दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं। और इसके अलावा एक दूसरा बना सकते हैं जिसमें हम उसे समकोण भी बनाएंगे और साथ ही साथ दो भुजाओं को बराबर भी बनाएंगे। तो इस त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं यहाँ पर बराबर दर्शाई गई हैं। एक रहेगा विषमबाहु, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए, इसके जितने भी फॉर्मूले, मतलब एक एक फॉर्मूला सभी का आपको समझना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए जो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का, वो लगाएंगे 1/2 लंब गुणा आधार। क्या लगाएंगे? हाफ लंब गुणा आधार। ठीक है, तो आधार होगा, लंब होगा। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। आज की ही क्लास में सारे टाइप के प्रश्न आ जाएंगे, बेफिक्र होकर बैठे रहिए, अच्छे से समझ लीजिए।
समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका एरिया बराबर होता है √3/4 और यहाँ रहता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा यहाँ पर हमने ए मानी हुई है सभी की, तो यहाँ पर a² हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, सॉरी समबाहु त्रिभुज का। इसके बाद आ जाते हैं समद्विबाहु पर। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और इस ट्राइंगल में हम क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगाएंगे वो कोई नया फार्मूला नहीं लगाएंगे, 1/2 लंब गुणा आधार ही लगाएंगे। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। लेकिन अब जैसे ये जो फिगर है इसमें तो आपको आधार दिखाई दे रहा है, लंब भी दिखाई दे रहा है क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए, आधार तो समझ में आता है कि जो बेस है सबसे नीचे वाला वो आधार होता है, लेकिन इसमें हम लंब किसको मानेंगे? तो लंब हम इन दोनों में से किसी को भी नहीं मान सकते, लंब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक लंब यहाँ पर हमें अलग से ही डालना पड़ेगा और वो यहाँ पर लंब होगा। ठीक है, इस लंब को कैसे निकालेंगे ये भी इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम समकोण का यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसका प्रयोग करके निकाल लेंगे। जैसे जैसे सवाल आएंगे उनको हम सवालों में समझेंगे। मेनली यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं बस ये समझना है। विषम बाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं जब अलग अलग होती हैं तो उसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा S, S-A, S-B और S-C। अब देखिए यहाँ पर S जो रहेगा वो होता है अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं के योग का आधा। देखिए एक बात और, यहाँ पर जो विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हमें भुजा पता है, मान लीजिए सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, समबाहु है, हम चाहें तो अगर ये जो कंडीशन है इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो भी इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें भुजा पता है, चाहे वो जैसे यहाँ पर ABC हर जगह पे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। हर जगह अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो A आ जाएगा, लेकिन हम चाहें तो यहाँ से निकल आए। किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इससे निकालने में थोड़ा टफ भी रहता है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो भी प्रश्न आते हैं वो इस तरह के नहीं आते जिनमें सारी भुजाएं दे रखी हों, कुछ अलग अलग कंडीशंस दे रखी होती हैं, उन पे डिपेंड क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आपके सामने 4 फार्मूले हैं और इन चारों फार्मूले के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही फार्मूले आज की हमारी जो क्लास रहेगी इस पूरी क्लास में यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो इनको हटा दिया जाता है एक बार अब, और इसके बाद प्रश्नों पर आ जाते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और जो भी आए हुए प्रश्न हैं उनको लिया गया है, लेकिन इस बार इस पर लिखा नहीं है क्योंकि हमने एक सीक्वेंस से रखे हुए हैं सारे क्वेश्चंस, और बड़ा चैप्टर होता है, जनरली लोगों को बोर भी करता है, इसलिए यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि आप बोर ना हो। इसीलिए हम सिर्फ आज की क्लास में केवल और केवल ट्राइंगल की बात करेंगे, और ट्राइंगल का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने देखिए। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनमें आपको अगर समय कम खर्च करना है, समय बचाना है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़े से कॉन्सेप्ट होंगे, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, मैं यहाँ पर अगर लिखने की कोशिश भी करता तो कम से कम 4-6 लाइनों में यही लिखा जाता है कि ये वाला जो प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न, इन संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न कितनी जगह आया है, तो ये 20 जगह आ चुका होगा। ठीक है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा अगर उसकी भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 3, 4, 5 सेंटीमीटर जब भुजाएं दे रखी हैं तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। आपने पहले भी बहुत सारे प्रश्नों को किया होगा, तो जहां जहां आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है आपको पता होना चाहिए कि एक भुजा 3 कोई सी भी कर सकते हैं, चाहे इसको या चाहे इसे। कोई एक भुजा 3 और किसी एक भुजा को आप 4 मानिए, तो ऐसी कंडीशन में कर्ण जो होता है 5 निकल करके आ जाता है। कर्ण का यहाँ पर मतलब है सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होगी? चलिए इसको 3 और इसे 4 मान लेते हैं। तो ये जो भुजा होती है ये किसके बराबर आती है? लंब का जो स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 16 और 9 दोनों हुआ 25, और 5 का कितना होता है? 25। यानी कि इसका जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के वर्गों यानी कि स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये कंडीशन वैसे पता होगी सभी लोगों को। तो अब देखिए आपके पास, आप 3 इसे मानो या 4 इसे मानो, 3 इसे मानो या 4 इसे मानो, लेकिन कोई फ़र्क तो खास पड़ना है नहीं,
क्योंकि आपको जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है वो करना है हाफ लंब गुणा आधार, ठीक है। तो आप 1/2, अब एक जगह 3 लगाना है, एक जगह 4 लगाना है, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सिंपल सा, एकदम बेसिक और सबसे ज़्यादा आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 4 5 यानी कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये हमने चेक कर लिया, क्योंकि इन दोनों का छोटी भुजाओं का, जो छोटी वाली भुजाएं हैं उन दोनों का अगर हमने वर्ग करके देखा तो वो तीसरी वाली के वर्ग के बराबर इन दोनों का योगफल आ गया, ठीक है। 3 का वर्ग 4 का वर्ग किया तो 5 के वर्ग 25 के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद ये पहला और बेसिक प्रश्न था हमारा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। याद करिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने आपको फॉर्मूला ये दिया था, ठीक है। ये फॉर्मूला दे रखा था जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके लिए √3/4 भुजा स्क्वायर। सबसे पहला काम से आपको यही करना है, हर एक फिगर को नाम से समझना है कि वो फिगर कैसी बनेगी और उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम इस क्लास में सभी ले लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 9 आ जाएगा, तो 9√3 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका बी हो गया। बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत सिंपल है भी, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट तो है ही। इंपॉर्टेंट की तो बात ही मत करो, मैं कह रहा हूं कि जितने प्रश्न मैंने यहां पर दिए हुए हैं बस आप इन्हीं प्रश्नों को, इन्हीं चीजों को केवल आप पढ़ लो, बाकी कुछ भी नया पढ़ के मत जाना, प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप 4, 7 और 9 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हर एक प्रश्न नया होगा, हर एक नई चीज आएगी, उसके बाद हम ऐसे प्रश्नों को यहां पर स्टार्ट करेंगे जिस तरह से घुमा करके कुछ क्वेश्चंस को वो पूछा करता है। तो देखिए यहां पर अगर ये, जैसे एक पिछला प्रश्न आया था जिसमें 3 4 5 दे रखा था, यहां पर 7 4 और 9 दिया हुआ है। हम वहां पर हमने क्या देखा कि 3 4 और 5 यानी इसका वर्ग दोनों का वर्ग का योग किया तो इसके वर्ग के बराबर आ गया। लेकिन क्या 4 7 और 9 में भी ये कंडीशन लग रही है? ये हमें चेक करना पड़ेगा। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, इन दोनों का हम करेंगे तो ये 81 तो आने से रहा, किसी कीमत पे 81 नहीं आएगा। मतलब यहां पर जो ट्राइंगल बनने वाला है ये विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है? विषम बाहु। इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो रही हैं, विषम बाहु त्रिभुज है। कंडीशन हमारी इनमें से और दूसरी किसी टाइप की नहीं लग रही है। देखिए, चलिए इसके बाद देखें, अगर ये विषम बाहु है तो फिर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, S - A S - B S - C। और यहां पर आपको पता है कि S का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं के योग का आधा यहां पर हमारा S रहेगा। तो 7 4 11 9 20 हो गया। अगर 20/2 करेंगे तो S का मान कितना निकल आया? 10। अभी सिर्फ S निकला है, अभी बहुत बड़ा काम तो बचा हुआ है, वो कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए मेरे साथ अच्छे से समझिए और डायरेक्ट इसको लिखते हैं। S की जगह पे 10 लिखेंगे, 10 से A गया, A का मतलब 4, कुछ भी मान लीजिए, किसी को भी A मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक को A माना तो दूसरे को B मानना, उसी को B नहीं मानना है। S यानी कि 10 हो गया, 10 से हमने 4 घटाया तो क्या आएगा? 6। एक बार 10 से B यानी कि 7 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 3। और 10 से C यानी कि 9 घटाइए तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए यहां तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, कभी भी ये गलती मत करना, बहुत छोटी सी संख्या है यहां पर, कभी भी ये गलती मत करना ऐसे सवाल में, इन तीनों का कभी मल्टीप्लाई मत करना। जो भी यहां पर संख्या आती हैं कभी उनका मल्टीप्लाई मत करना। ये तो बहुत सिंपल सी संख्या है, इसको तो आप कैसे भी कर लोगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी मल्टीप्लाई मत करना। अगर मैं कह रहा हूं तो पक्का इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको बल्कि और तोड़िए, 2 गुणा 5 इसको लिख सकते हैं, इसे 2 गुणा 3 और इसे 3। अब एक को तो लिखना ही क्या है। अब देखिए, इन दोनों 2 को हम बाहर लाएंगे तो 1 2 आएगा, इन दोनों 3 को बाहर लाएंगे तो 1 3 आएगा, और अंदर जो 5 है भाई इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो 2 3 6 √5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
ये अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते 180 हो जाता, फिर सोचते पता नहीं इसको कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो कभी भी इसको मल्टीप्लाई मत करिए, कितना भी बड़ा सवाल हो जाए, कितनी भी हैवी संख्या आ जाए, कभी मल्टीप्लाई मत करिए, बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा, बहुत आसानी से। मल्टीप्लाई नहीं करना है कभी, हमेशा उसको तोड़ना है, बस अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आंसर हमें मिल गया यहां पर। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया यहां पर विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जो था उसको हमने यहां पर अप्लाई किया, और एक अच्छा प्रश्न था, लेकिन विषमबाहु उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता जितना बाकी के पूछे जाते हैं। फिर भी विषमबाहु का अगर सवाल आएगा मना नहीं कर पाएंगे, आप भी करना तो पड़ेगा ही, सीख लिया। और इसके बाद अगला है, देखिए ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 हैं, कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। पहले हम इस ट्राइंगल को बना लेते हैं। देखिए एक को 5, एक 12 और एक 13। देखिए वैसे तो उसने थोड़ी सी हिंट हमें दे दी है, उसने समकोण त्रिभुज बोला नहीं है, लेकिन उसने कर्ण कह दिया है। एक बार उसने 5, 12 और 13 में एक कर्ण बोल दिया, तो कर्ण कब होता है? कर्ण हमेशा तभी होता है जब उसमें लंब होता है। ठीक है, लंब होता है यानी कि जब समकोण त्रिभुज होता है, तो ऐसी कंडीशन में ही कर्ण बनता है। तो कह रहा है कर्ण पर डाले गए लंब, कर्ण पर जो लंब डाला गया है इसकी लंबाई की बात कर रहा है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने की बात कर रहा है। अब देखिए अगर इसको हमें समझना भी पड़े, क्योंकि किसी भी भुजा पे लंब डालने की बात कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर देख सकते हैं 5 का वर्ग 25 हो गया, 12 का वर्ग 144 हुआ, और 13 का वर्ग, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 का वर्ग आ भी जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पर सही कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए खैर, शीर्ष लंब की लंबाई मतलब ये वाली लंबाई हमसे निकलवाई जा रही है। ठीक है ना, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। यहां पर अगर ये लंब डाला है 5 हो गया, ये पक्का है कि 5 से थोड़ा सा आसपास ही रहेगा इसका आंसर। कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, देखिए इस प्रश्न को करने का केवल एक ही मेथड हो सकता है, कोई ऐसे हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला कोई नहीं लगा सकते यहाँ पर, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला हो सकता है, एक तरीका हो सकता है, वो ये कि अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो दोनों कंडीशन से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और उसको अगर हम इक्वल कर दें तो हम इस लंब की लंबाई h या x कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस पे ध्यान ना दें तो लंब और आधार से हम लगा सकते हैं हाफ लंब गुणा आधार। देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब गुणा आधार का हाफ कर दिया तो यहां से ये क्षेत्रफल निकल आएगा। और एक दूसरी कंडीशन में ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, क्योंकि कर्ण पर लंब डालना है, कर्ण पर शीर्ष लंब डालना है, यानी कि शीर्ष से लंब डालना है, तो यहां से यहां तक की जो हाइट होगी वो भी तो इसका लंब कहलाएगा। तो हाफ लंब गुणा आधार, आधार कितना रहेगा पूरा 13, तो देखिए हाफ से हाफ चला जाएगा, तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो 60/13, और 13 से काटोगे 13 चौका 52, तो केवल 4 से कटने वाला या 4 आने वाला एक ही आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये लंब यहाँ से निकाल सकते हैं, शीर्ष लंब इसका हो जाएगा 4.61। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनरली इस फॉर्मूले में सारी चीजें दे रखी थी, लेकिन बस केवल इसी बेस पे बना हुआ था कि हम दोनों क्षेत्रफल को इक्वल करके उसका आंसर निकाल सकें। अगला देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 45 है, किसी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 45 है, अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप यहां पर समझने वाले हैं। कर्ण 45 है तो कह रहा है इनमें से कौन सी भुजा उसका आधार या फिर लंब हो सकती है। तो देखिए आपने यहां पर एक बात समझी थी, 3 और 4 दोनों का अगर हम वर्ग करें तो 5 के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके अनुपात में भी अगर संख्याएं हैं, अगर इसके अनुपात में भी संख्याएं हैं तो भी ऐसा होता है
कि वो उनमें भी यही वाली कंडीशन लगती है। कैसे? जैसे इसका दुगना, यहाँ पर दुगना कर दें 6, इसको भी दुगना कर दें, इसे भी दुगना कर दें, मतलब 6 का वर्ग 8 का वर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो भी ये 10 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। 6 का 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ा 100 हो गया, तो 100 यानी कि इसके इक्वल हो गया। अगर हम इसका 3 गुना कर दें 9, इसका 3 गुना और इसका 3 गुना, तो भी ये कंडीशन लगेगी। 9 और 12 का वर्ग करेंगे तो 15 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। हमेशा समकोण त्रिभुज की ही कंडीशन ये बनाएगा। अब इसने क्या बोला? कर्ण है 45, तो जरा कंपेयर कर लेते हैं। इसका कितना गुना है? 9 गुना, तो इसका भी 9 गुना, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। इसका 9 गुना कितना आएगा? 27। तो 27 और 36 में से जो भी यहाँ पर आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंब या आधार में से कोई एक भुजा हमारी, एक 36 होगी, एक 27 होगी। अब 26-27 में से जो भी आंसर यहां पर होगा वही हमारा लंब या फिर आधार हम उसको कह सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था, पिछले सवाल में भी हमने किया था, लंब और आधार में से हम किसी को भी माने, चाहे हम इसे 36 माने, इसे 27 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। या हम इसे 36 मान लें या इसे 27 मान लें। कहने का मतलब यह है, इसको बड़ा कर लें, इसे छोटा, तो भी इस तरह से बन जाएगा। इसे छोटा कर लेंगे और दूसरी वाली को बड़ा कर लेंगे तो भी वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और आधार में हम किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, फॉर्मूले में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई दोनों को जोड़ना ही है, तीसरे के बराबर रखना है, और लंब गुणा आधार जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आप किसी को भी लंब मानिए, किसी को आधार मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये वाली जो बात थी ना, जो अनुपात वाली जो बात थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपके काम आने वाली है। 36 यहां से आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और अगला सवाल देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है। कितना वर्ग सेंटीमीटर है? उसका परिमाप बताइए। सवाल तो पूरा ठीक से नहीं लिखा है, क्या किया जाए? छोड़ा जाए या इस टाइप के सवाल को समझ लेते हैं, किस तरह का सवाल बन सकता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। मैं एक आंसर से ही इसको बना लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए रोक लो। परिमाप पूछा है ना, अगर क्षेत्रफल यहाँ पर मिस हुआ है उसको हम 12√3 लिख लें, ठीक है। अगर 12√3 लिख लेते हैं तो इसके हिसाब से 4√3, हाँ, तभी आंसर मैच करेगा। 4√3 अगर यहाँ पर लिख लेते हैं तो इसके बाद देखिए, अब मतलब सवाल को फिर से समझ लें। एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 4√3। कह रहा है उसका परिमाप बताइए। तो परिमाप तो हम तब बताएंगे जब हमें भुजा पता चलेगी, और भुजा तब पता चलेगी जब हम क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। और ये हम किसके बराबर रख सकते हैं? 4√3 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रफल ये दे रखा है। हमारा फॉर्मूला ये होता है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। √3 से √3 कट जाएगा, a² बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो a बराबर रह जाएगा 4। जब a बराबर 4 है, अब बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज की, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हर भुजा 4 होगी तो फिर 4 तिया 12 आपका परिमाप हो जाएगा। तो यहां से आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो 4√3 यहां पर मान के आप इसको कर लीजिए। क्षेत्रफल दे रखा होगा, भुजा निकाल सकते हैं। जब भुजा निकल आएगी तो फिर परिमाप भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद अगला एक सवाल है आपके सामने। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से, समबाहु त्रिभुज है, इसके भीतर किसी बिंदु से, कोई एक बिंदु है, किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई, एक बिंदु है, वहां से भुजाओं पर लंब जो है, यहां जैसे आ गया मान लीजिए 5, यहां से जो लंब आ रहा है ये हो गया 10, यहां से यहां तक जो लंब जा रहा है वो हो गया 15। तो ये पूछ रहा है कि इसकी हाइट बताइए, त्रिभुज की हाइट 5, 10, 15। एक काम करते हैं, इस सवाल को सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ ये वो क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी में कई बार आया हुआ है ये वाला प्रश्न, एसएससी में कई बार आया हुआ प्रश्न है ये। एक समबाहु त्रिभुज मतलब √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है?
48√3 किसके बराबर हो जाएगा? 48√3 के बराबर रख लेंगे। अब भुजा की लंबाई पूछ रहा है, अभी अभी हमने ऐसा सवाल किया भी था, ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था जिसमें हमने परिमाप निकाला था। ध्यान करिए, परिमाप निकाला था, और अगर हमें परिमाप निकालना था तो भुजा की जरूरत थी, और यहां पर तो परिमाप पूछा भी नहीं है, सिर्फ भुजा पे जाके रुक जाना है। तो भुजा पे जाके रुकना है, यानी कि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। √3 से √3 कट जाएगा, a² बराबर 48 चौका। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 48 गुणा 4, और a बराबर रह जाएगा 48 गुणा 4। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए हमने इसको तोड़ लिया। हालांकि मल्टीप्लाई करके भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या होती है तब दिक्कत आती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखिए 16 तिया 48, और ये 4 ऐसे रहने दीजिए क्योंकि सभी को पता है 16 को बाहर लाएंगे 4 आएगा, और इस 4 को बाहर लाएंगे तो 2 आएगा, और √3 को बाहर नहीं ला पाएंगे, तो फाइनली इसका आंसर जो रहेगा 8√3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8√3 अगर यहाँ दिया है तो ठीक है, हाँ ये देखिए दे रखा है, भुजा ये हो जाएगी। और देखिए अगर इसी में उसने परिमाप पूछ लिया होता है कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप के लिए हम 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया। सवाल में हमें क्या करना था, एक समबाहु त्रिभुज का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न है ये वाला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है, √3 की वैल्यू में ही दे रखा होता है, जिससे √3 पूरा कैंसिल हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न बन जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 48√3। ठीक है, 48√3 इसके बराबर हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 48, ये वाला 4 यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या उनको दोनों को तोड़ लो। सबसे बेस्ट यही होता है कि हम मल्टीप्लाई करने की बजाय उसको तोड़ें, तोड़ने से बहुत आसान हो जाता है। तो यहां से 8√3 आंसर यहां से निकल आएगा। अब देखिए इसके बाद चलिए और अगला, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और उसका परिमाप, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और उसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ी सी टाइपिंग के टाइम में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा एक करेक्शन हमें करना पड़ेगा। करेक्शन में यहाँ पे लिखना है भुजाओं का अनुपात है, और यहाँ पर अनुपात दिया हुआ नहीं है, और वहाँ पर लिखना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, कितना लिखना है, 1/2 1/3 और 1/4, इस तरह से लिखना है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, क्योंकि ज़रूरत हमें पड़ेगी इसकी। तो 1/2 इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, 2, 3 और 4, मतलब जो संख्याएं बटे में आ रही हैं इन सभी का एलसीएम ले लें। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, और 12 का ऊपर वाली संख्या में हर एक में मल्टीप्लाई कर दें। 12 एकम 12, 12 एकम 12, इस तरह से। तो ये बन जाएगा 6, 4 और 3। यानी कि अब आपका सवाल ये बना कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6, 4, 3 है और उसका परिमाप 104 है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है उसको हमें ज्ञात करना है। अब देखिए जब परिमाप 104 है, और अभी आपको पता होना चाहिए कि जब परिमाप 104 है तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं का योग यानी कि 6, 4 और 3 में हमें इस 104 को बांटना है, मतलब डिवाइड करना है। 6, 4, 10, 3, 13, 13 हिस्सों में 104 को डिवाइड करना है। तो 13 से करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। लेकिन पूछा है कि सबसे लंबी भुजा, अब इन सब में सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, 6। तो 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 6 8 48, हमारा आंसर यहां से बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा था, एक एक क्वेश्चंस ठीक बहुत ही अच्छे से लिए गए हैं, लेकिन एक दो बार थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है टाइपिंग करने वाले से, और कोई नहीं, फिर उसको हमने करेक्शन भी कर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर, एक संभाव, ये देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, लेकिन ये जो सामने आपके रखा हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मतलब आने वाले टाइम में मुझे लगता है 2020-21 में, जो 20 में आपके एग्जाम होने वाले हैं, 21 स्टार्टिंग में जो एग्जाम जाएंगे, ऐसे एग्जाम में एक चीज जरूर आना चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एसएससी सबसे ज्यादा इस तरह के प्रश्न रखता है। तो क्या है प्रश्न, जरा समझ लेते हैं।
एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। उसका कहने का मतलब क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा बराबर होती है और इसके अंतःवृत्त एक बनाना है, यानी इसके अंदर एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। एक सवाल पूछा और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एक सवाल पूछा जा सकता है कि इसके परिवृत्त बनाना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। खैर वो जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन यहां पर अंतःवृत्त की बात हो रही है, एक अंदर एक वृत्त बनाना है। ऐसा आपने 10th में जरूर किया होगा, निर्णय प्रमेय आपने जरूर बनाई होंगी ऐसी, लेकिन यहां पर उन सब चीजों से मतलब नहीं है। यहां आपको बताना है कि इसके जो अंदर बना हुआ वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये भुजाएं यहां पर टच कर रही होंगी, यहाँ ठीक है, ये इसकी परिधि को टच कर रही होंगी। तो यहां पर सबसे बेस्ट अगर इसका कोई तरीका है तो वो एक है, आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा r बराबर भुजा बटे 2√3। किसके लिए होगा ये, अंतःवृत्त के लिए। और याद रख लीजिए अगर बाई चांस परिवृत्त आपसे पूछ लिया जाए तो r बराबर a बटा √3 आप लगा देंगे तो आपका आंसर यहां से भी आ जाएगा। फिलहाल उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, इसे भी नोट करिएगा, लेकिन ये बात आप यहां पर समझ लीजिए क्योंकि अभी हम जो सवाल कर रहे हैं उसमें यही पूछा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, जबकि a बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज की भुजा कितनी दी हुई है, 6 दे रखी है। तो अब देखिए यहां पर r बराबर a की जगह 6 लगाएंगे, 2√3। अब देखिए 2 से काटा तो 3 आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, r बराबर कितना हो गया, 3/√3। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कभी भी बटे में अंडर नहीं छोड़ते, कभी भी बटे में अंडर नहीं छोड़ते हैं। तो अब यहां पर अगर बटे में अंडर आ गया है तो ऊपर और नीचे अंडर3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अंडर3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 3। तो देखिए यहां से 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर क्या निकल आया, √3। पूछा क्या है, इसके वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² अगर आपको निकालना है तो फिर r की जरूरत पड़ेगी, तो पाई की जगह पाई रखिए क्योंकि आंसर सब पाई में दिए हुए हैं। r² यानी अंडर√3 का स्क्वायर, अंडर√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, यानी कि 3 पाई आपका आंसर यहां से हो जाएगा। सवाल कठिन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बस आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए अंतःवृत्त में और ये कंडीशन परिवृत्त में। तो इसको आप नोट कर लेंगे तो ऐसा सवाल आपसे हर हालत में बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए जब परिवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr²। अब इसके लिए आपको r की जरूरत पड़ेगी, r यानी कि ये रेडियस आपको जरूरत पड़ेगी। जब r की जरूरत पड़ेगी तो r हम कैसे निकालें, तब हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत जब भी कोई एक मतलब बनता है, वृत्त बनता है, तो उसके लिए कंडीशन होती है r बराबर a बटे 2√3। बस अगर आपको ये कंडीशन पता है तो r का मान निकालना बहुत आसान है, r का मान यहां लगा देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से परिवृत्त का अगर सवाल आ जाता है तो आप लोग कर लोगे, लेकिन याद रखने पड़ेंगे। देखिए जो भी चीजें आती हैं याद रखनी पड़ेगी तो एकदम आसान सा हो जाएगा। अगला 11वां सवाल देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, 6 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, ठीक है। अब ये कहता है कि इसके कोनों को काट दिया जाता है और 2 सेंटीमीटर वाला एक समषटभुज बना दिया जाता है। मतलब हमने कोना एक यहां से ये काट दिया, एक कोना ये भी काट दिया और एक कोना ये भी काट दिया, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला। अब देखिए 2 सेंटीमीटर ये 2 हर एक भुजा कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर वाला एक समषटभुज बन जाता है। बात को समझिए, ये जब पूरी भुजा थी यहां से यहां तक तो ये 6 थी, यानी 2 2 2, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये एक समषटभुज अंदर बन गया। अब इस समषटभुज का क्षेत्रफल जानना चाहता है कितना होगा। इसके लिए आपको एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। वो क्या होगी, अगर हम एक समषटभुज के अंतर्गत शीर्षों को मिला दें, आमने सामने वाले शीर्षों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर देखिए 6 त्रिभुज बनके तैयार होते हैं
और ये 6 के 6 त्रिभुज जो होते हैं ये सभी त्रिभुज बराबर होते हैं और सबके सब समबाहु त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? समबाहु, यानी ये भुजा भी दो, ये भी दो, इस तरह से ये पूरा ट्राइंगल कैसा बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल बताना है तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि किसी एक का निकालना है। एक का निकालने के लिए हम √3/4 भुजा स्क्वायर लगाएंगे। भुजा 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितना बन जाएगा? √3 बन जाएगा किसी एक का क्षेत्रफल। लेकिन इस तरह के कितने क्षेत्रफल हैं? 6, तो हम 6 से गुणा कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 6√3, जो कि यहाँ पर आंसर में रखा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक बेहतर प्रश्न था। बस समझना आपको यह है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, उसके कोनों को काट करके 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 इधर से काट दिया, 2 इधर से, और बीच में 2 सेंटीमीटर जो बना है, इस तरह से एक दोनों चीजें हैं, एक समषटभुज बनाना। फिर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि समषटभुज के अगर शीर्षों को मिला दिया जाए तो 6 त्रिभुज जो बनते हैं ये भी सभी समबाहु त्रिभुज बनते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इस तरह के 6 हैं तो ये पूरे समषटभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, एक एक करके अगर चीजों को समझ लेंगे। नोट कर लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताए उसके अलावा केवल एक ही फॉर्मूला यहां पर आया है, वो आया है अंतःवृत्त का। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आया और ना ही आएगा। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाओं की जो माप है वो लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। इसका मतलब 3, 4, 5। मैंने आपसे पहले भी कहा था 3, 4, 5 का सबसे ज्यादा रोल रहता है, सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है 3, 4, 5 से। तो लगातार आने वाली संख्याएं, अब आपको ये चीज आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि 3, 4, 5 एक संख्या होती है जो कि समकोण त्रिभुज बनाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था सर ने। वही चीज आपको याद भी रखनी है। सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, हमने किया था स्टार्टिंग में, ये सवाल आया था आज की क्लास में और उसका आंसर 6 आया था। क्या लगाना था? हाफ लंब गुणा आधार, 4 और 3 लगाएंगे, 2 दूनी 2 3 6, यहां से आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ना 3, 4, 5, ये देखिए पूरे सवाल में उन्होंने कुछ बोला है, यहां पर पूरे सवाल में कोई संख्या दी नहीं दी कहीं भी, लेकिन ऐसा यूनिक है क्योंकि इकलौती ही यही एक संख्याएं हैं 3, 4, 5 जो रेगुलर हैं और समकोण त्रिभुज बनाती हैं। तो ये जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए, आपकी मेमोरी में होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अगला सवाल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु है ना, चलिए कोई नहीं, ठीक ही बना था वैसे, मिटा दिया तब भी कोई नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये 2 भुजाएं हमने मान लिया समद्विबाहु है, और ये कह रहा है कि इसका परिमाप 18 है, मतलब तीनों का अगर योग करें तो 18 है, लेकिन ये 2 भुजाएं बराबर है, ये अलग है। कहता है उसकी पार्श्व भुजा ये कहलाएगी पार्श्व भुजा, तथा आधार का अनुपात 7:4 है, मतलब ये 7 और ये 4, लेकिन ये अनुपात है, 7x मान सकते हो, ये भी 7x और ये वाली 4x, लेकिन इत्तेफाक से बाई चांस 7, 7, 14, 14, 4, 18, यानी ये भुजाएं और अनुपात ये बराबर ही दे रखा है, यहां पर कुछ और नहीं बनने वाला, जो अनुपात है वही उसकी वैल्यू भी है। तो हम इसे सीधा सीधा सेंटीमीटर मान सकते हैं, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये 18 के बराबर भी हो रहा है। ठीक है, इतना ही आएगा। अब इसके बाद क्या बोला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हमें पता है कि इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? हाफ लंब गुणा आधार। आधार तो है हमारे पास लेकिन लंब नहीं है। हमने आपको बताया था जब समद्विबाहु त्रिभुज आएगा तो हम वहां पर क्या करेंगे? लंब अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, और इस परपेंडिकुलर को हम इसकी जब वैल्यू निकाल लेंगे इस लंब की, समझ लीजिए हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हाफ है, लंब नहीं है, आधार है। यहां पर जहां हमने लंब की वैल्यू लगाई हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन वो कैसे निकालेंगे अब समझिए। देखिए जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो डेफिनेट 110% ये जो लंब आता है नीचे वाले आधार को, नीचे वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये पूरा 4 है, तो मान लीजिए 2 ये होगा और 2 ये होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी समकोण त्रिभुज में। देखिए ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसमें एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन मैंने पूरी इस क्लास में आपको फालतू चीजें पढ़ाई ही नहीं है।
एकदम सॉलिड कुछ ही चीज़ों को लेकर के हमने पूरी क्लास बना दी। एक आधी सवाल और बचा है, ज़्यादा नहीं है। और जब आप एक बार इसको कर लें उसके बाद आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा करके देखिएगा तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही होंगे जो आपने यहाँ पर कर रखे हैं। मुश्किल से अटकेंगे आप, ठीक है, हो जाएंगे। तो देखिए अब ये बना हमारा एक समकोण त्रिभुज। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो, और समकोण त्रिभुज में क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन यही होती है कि जो आधार है, आधार और लंब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये कर्ण के बराबर हो जाता है। स्क्वायर कर दें तो हम यहां पर ये भी तो कर सकते हैं, 7 के वर्ग में से 2 का वर्ग अगर घटा दें, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ये बनेगा, तो अगर इसके वर्ग में से इसको अगर हम घटा दें तो भी तो हमारा लंब निकल आएगा यहां से। तो 7 का वर्ग क्या हुआ, 49, 49 से 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, तो 49 से जब 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, 45। तो यहां पे लगा दीजिए अंडर रूट 45। और अंडर रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, और 9 को बाहर लाएंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लें 3 अंडर रूट 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 अंडर रूट 5 आपका आंसर यहां से हो जाएगा। बहुत ही बेहतर प्रश्न था, एक अच्छा प्रश्न था, अच्छे तरीके से आपने कर लिया इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें एक लंब भी अपनी तरफ से ड्रॉ करना था, उसकी वैल्यू भी निकालनी थी, तब जाके हमें इसका क्षेत्रफल बताना था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। मतलब ये एक एसआई और एनटीपीसी के लिए सबसे अच्छा प्रश्न हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि, या लेखपाल के लिए भी हो सकता है, लेखपाल, एनटीपीसी और एसआई। बाकी के जो छोटे एग्जाम हैं उनमें जैसे आपका जेल पुलिस हो गया, उसमें थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ऐसा प्रश्न आना, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार देखिए अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके जेल पुलिस वाले में नहीं आएगा। हो सकता है जेल पुलिस में केवल इतना ही पूछ ले कि ये जो भुजाएं हैं, उसके बाद पूछ ले कि बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, केवल ऊंचाई पूछ सकता है। तो आपको अंडर रूट 45 तक का काम या फिर 3 अंडर रूट 5 तक का काम आपको करने के लिए दे सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है यहां पर, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 अंडर रूट 3 है। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 12 अंडर रूट 3 दे रखी है। तो ये कहता है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। ये देखिए 12 अंडर रूट 3 है प्रत्येक भुजा, ये इसके मध्य बिंदु हो गए। अगर इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो मिलाने पर बने सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यानी इसमें देखिए 3-4 जो त्रिभुज बने हुए हैं, इनमें जो त्रिभुज बने हुए हैं छोटे से, उनमें से किसी एक का क्षेत्रफल आपको बताना है। और एक बात यहां पर भी समझ लें, जैसा हमने एक समषटभुज के शीर्षों को मिलाया था, वहां पर 6 बराबर बराबर समबाहु त्रिभुज बने थे, और यहां पर भी अगर हम इनके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो यहां पर जो 4 त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 के 4 त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज। और भुजा कितनी हो जाएगी, अगर ये 12 अंडर रूट 3 है तो इसकी आधी भुजा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अब हम इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि इस त्रिभुज को अगर हमने यहां पर मध्य बिंदुओं को मिलाया है तो जो 4, 1 2 3 4 जो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 के चारों त्रिभुज समबाहु होंगे, और सबसे बड़ी बात कि बराबर भी होंगे। अगर ये बराबर है तो हम एक काम ये कर सकते हैं, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, टोटल भुजा लगा दीजिए 12 अंडर रूट 3, तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन उसने पूछा है छोटे वाले का, तो अगर हम यहां पर बटे 4 कर दें, क्योंकि 4 हिस्सों में बांट दिया हमने पूरे त्रिभुज को, अगर बटे में 4 रखेंगे तो किसी भी एक का क्षेत्रफल यहां से निकल आएगा। अब देखिए 4 चौक 16, 16 निम्मा 144, 9 तिया 27 अंडर रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका नन ऑफ दीज में जाएगा, यहां पर इनमें से नहीं दे रखा है, ठीक है। तो एक सवाल आपने ये कर लिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है या नहीं है, नहीं है। तो यहां पर आपने जो भी प्रश्न अभी किए थे वो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। और कितना टाइम हुआ है लगभग इस क्लास का,
चलिए, जितना भी टाइम हुआ है, लेकिन ट्राइंगल के बेसिक क्वेश्चंस देने की मैंने कोशिश की थी। वो प्रश्न आपको उम्मीद है अच्छे लगे होंगे, और अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ेंगे।